तो नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का जो आपका पहला चैप्टर होता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में। तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 तो देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। यहाँ पर मैं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा शुरू करना चाहते हैं। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्लास 12 फिजिक्स का जो आपका पहला चैप्टर होता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें जो आपका लेक्चर नंबर 3 हम लोग जो आज करने वाले हैं उसमें किन चीजों को पढ़ने वाले हैं, आइए हम लोग उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप लोग 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज 499 है, जिसमें आपको मिलेगा क्या उसे भी देख लीजिए। आपको यहाँ पर मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे जो कि आपके बहुत ही अच्छे होंगे। और साथ ही में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस हिंदी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। जिसको भी लेना होगा वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए, और फिर जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। सारी चीजें हम लोग पहले वीडियोस में कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 और 2 में, तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, जो कि आप लोगों को समझना है कि अध्यारोपण का सिद्धांत आखिर क्या होता है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और साथ ही में समझ लेना। अध्यारोपण के बाद में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत के बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत बल और साथ ही में गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर, और फिर सतत आवेश वितरण के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि किस प्रकार से अध्यारोपण का सिद्धांत कार्य करता है, इसका क्या सिद्धांत होता है, ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कोई आवेश है, कई सारे आवेश, एक निकाय मान लीजिए आप लोग यहाँ पर है। तो इस प्रकार से आप लोग एक निकाय बनाएंगे जिसमें कई सारे आवेश आपके यहाँ पर होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग मान लीजिए इसको हम लोग Q1 आवेश नाम दे देते हैं, इसको हम लोग Q2 दे देते हैं, इसको हम लोग Q3 दे देते हैं और इसको हम लोग Qn दे देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे आवेश हैं। तो जब आपका कई आवेशों के द्वारा एक किसी आवेश पर जब बल लगाया जाता है तो फिर जो अन्य आवेशों के कारण जो बल होता है, अलग अलग बल जो होता है वो वेक्टर योग के बराबर होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आप लोग Q2 के द्वारा Q1 पर बल लगा रहे हैं इस प्रकार से, और फिर आप लोग Q3 के द्वारा Q1 पर लगा रहे हैं, Qn के द्वारा आप लोग Q1 पर लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अन्य आवेशों के द्वारा जब, यानी कि कह सकते हैं आप लोग कि किसी एक आवेश पर जो बल होता है वो अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। यानी कि इन सभी आवेशों का जो बल होगा वो सभी का क्या होगा, वेक्टर योग के बराबर होगा। तो जब हम लोग Q2 के द्वारा Q1 पर लगाएंगे तो इसकी दिशा होगी इधर की ओर होगी, और साथ ही में जो बल निकल करके आएगा वो आपका हो जाएगा F12 वेक्टर, ये आपका हो जाएगा बल। फिर हम लोग जब क्या करेंगे Q3 के द्वारा Q1 पर लगाएंगे तो आपका हो जाएगा F13 वेक्टर, क्योंकि जब हम लोग जिसके ऊपर लगाते हैं उसको हम लोग पहले लिखते हैं और जिसके द्वारा लगाते हैं उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। फिर हम लोग जब Qn के द्वारा Q1 पर लगाएंगे तो आपका हो जाएगा F1n वेक्टर, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो ये आपको समझ लेना है कि इस प्रकार से आपका ये डायग्राम होता है। इस प्रकार से आप समझ लीजिए, केवल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम लोग क्या करते हैं, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हैं, यहाँ मान लीजिए कई सारे आवेश आपके हैं, तो उनमें से किसी एक आवेश पर, जैसे कि मान लीजिए इस वाले Q1 आवेश पर अन्य आवेशों के कारण हम जब हम लोग अलग अलग बलों के वेक्टर योग का मतलब कि अलग अलग बलों के द्वारा, आवेशों के द्वारा जब बल लगाते हैं तो उसके बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। माना कि निकाय में आपके n आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 और Qn। इस प्रकार से मान लीजिए कि कोई एक निकाय है जिसमें कई सारे आवेश यहाँ पर हैं। तो माना इनमें Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, Q2 और Q3 और Qn डायरेक्ट Qn के सापेक्ष हम लोग Q1 के स्थिति वेक्टर क्रमशः आपके मान लीजिए आप लोग R12 वेक्टर, R13 वेक्टर डैश R1n वेक्टर है। तब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग Q2 आवेश के कारण, जो कि मैंने आपको बताया भी था, Q2 आवेश के कारण Q1 पर सबसे पहले हम लोग क्या बल निकालेंगे, वैद्युत बल निकालेंगे। तो आप लोग लिखोगे F12 वेक्टर, क्योंकि जब हम लोग क्या कर रहे हैं Q2 से हम लोग Q1 पर लगा रहे हैं तो आप लोग लिखोगे F12 वेक्टर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आपका क्या हो जाएगा R12 स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा R12, इस प्रकार से आपका ये हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, आवेश Q3 के कारण Q1 पर वैद्युत बल लगाएंगे तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो F13 वेक्टर, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान में आपका हो जाएगा R13 स्क्वायर R13, इस प्रकार से आपका हो गया।
फिर हम लोग क्या करेंगे, आवेश Qn के कारण Q1 पर वैल्यू लगाएंगे तो आपका हो जाएगा F1n वेक्टर जो आपका हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn और साथ ही में बटे में आपका हो जाएगा R1n स्क्वायर R कैप 1n, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में मैंने आपको यही बताया था कि अध्यारोपण के सिद्धांत से सभी अन्य आवेशों के कारण जो Q1 पर परिणामी बल वैद्युत बल होगा वो वेक्टर योग के बराबर होगा। तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं F1 वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा F12 वेक्टर प्लस आपका हो जाएगा F13 वेक्टर प्लस आपका हो जाएगा F1n वेक्टर, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। अब इसको यदि आप लोग आगे लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, F1 वेक्टर जो आपका हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे इन तीनों चीज़ों में, यानी कि F12 वेक्टर में, F13 वेक्टर में, F1n वेक्टर में, तो इनमें देखोगे तो तीनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन आप लोग देखोगे तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हर तीनों में है, तो ये चीज़ हम लोग कॉमन निकाल लेंगे और बाकी जो चीज़ें इसमें तीनों में बची हैं उसको हम लोग अंदर लिख देंगे। तो कॉमन निकालने के बाद आप इस प्रकार से लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आपका हो जाएगा R12 स्क्वायर R कैप 12 प्लस आपका हो जाएगा Q1 Q3 अपान में R13 स्क्वायर R कैप 13 प्लस में आपका हो जाएगा डैश 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 Q1 और Qn बटे में आपका हो जाएगा R1n स्क्वायर R कैप 1n, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो यही आपका अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से एक आवेश पर जो बल होगा वो अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के जब हम लोग वेक्टर योग कर देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो डिफरेंस बिटवीन के रूप में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से आ सकता है। तो स्थिर वैद्युत बल क्या होता है इसको समझेंगे तो आप लोग बताओगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, यानी कि जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो जो दो आवेश के बीच में जो बल लगता है उसको हम लोग उसमें आपके दो प्रकार के बल होते हैं। एक आपका होता है आकर्षण बल, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और ये आपका होता है प्रतिकर्षण बल, जो कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये आपका स्थिर वैद्युत बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे तो दो पिंडों के बीच लगने वाला यह बल सदैव आकर्षण बल होता है, यानी कि इसमें प्रतिकर्षण नहीं होगा, केवल आकर्षण बल होता है। और दूसरा पॉइंट आपका स्थिर वैद्युत बल में है कि इस बल का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, यानी कि जो स्थिर वैद्युत बल है इसका जो मान होता है उसका जो मान होता है वो आपका आवेशों के बीच जो माध्यम है उस पर निर्भर करता है। वहीं पर यदि हम लोग गुरुत्वाकर्षण की बल की बात करेंगे तो ये बल का जो मान है वो पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं होता है, यानी कि बिना माध्यम के निर्भर पर ही गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तीसरा पॉइंट आपका स्थिर वैद्युत बल में हो जाता है कि यह बल प्रबल होता है, यानी कि जो स्थिर वैद्युत बल होता है प्रबल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल आपका दुर्बल बल है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये तीन पॉइंट हो गए। तो इस प्रकार से यह समझ लेना, याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और सतत आवेश वितरण के बारे में समझते हैं कि जब किसी वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित रहता है तो हम लोग सतत आवेश वितरण बोलते हैं। ठीक है, ये आपको मान करके चलना है कि किसी वस्तु पर यदि आवेश जो हो वो समान रूप से वितरित होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सतत आवेश वितरण। अब सतत आवेश वितरण आपका तीन प्रकार से होता है। पहला प्रकार आपका होता है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा आपका होता है पृष्ठ आवेश वितरण, तीसरा आपका होता है आयतन आवेश वितरण। तीनों को हम लोग समझते हैं, आपको अच्छा से समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो इसीलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और फिर हम लोग वहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले रेखीय आवेश वितरण के बारे में। तो रेखीय आवेश वितरण की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग परिभाषा से सारी चीजें क्लियर कर सकते हो कि जब आवेश किसी रैखिक वस्तु पर एक समान रूप से वितरित होता है तो यह आपका रैखिक आवेश वितरण कहलाता है, यानी कि एक रेखा में बोल सकते हो आप लोग, एक रेखा में बोल सकते हो या फिर आवेशित सीधे तार में बोल सकते हो कि जब एक जो आवेश होगा वो किसी रैखिक वस्तु पर या फिर आवेशित सीधे तार पर जब एक समान रूप से वितरित होता है तो ये आपका रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। एग्जाम्पल में आप बता सकते हो आवेशित सीधा तार, इसका जो कह सकते हैं कि सूत्र होता है उसे भी आप लोग याद कर लीजिए। रेखीय आवेश घनत्व जो आपका होता है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से परिभाषित करते हैं हम लोग। इसका सूत्र होता है आवेश अपान में आपका होता है लंबाई।
ठीक है। आवेश इस प्रकार से आपका हो गया और लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका आवेश है वो रैखिक वस्तु पर है एक समान रूप से, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो आवेश बटे में आपका हो जाएगा लंबाई, आवेश को हम लोग क्यू से दर्शाएंगे, लंबाई को एल से दर्शाएंगे। मात्रक की जब हम लोग बात करेंगे तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, तो मात्रक आपका कूलाम अपान में मीटर हो जाएगा। विमीय सूत्र की बात करेंगे तो विमीय सूत्र होता है आवेश का एटी बटे में आपका क्या है लंबाई है, लंबाई का एल हो जाएगा कैपिटल एल, तो आप लोग इसका विमीय सूत्र निकालेंगे। जब आपका एल ऊपर जाएगा, इस प्रकार से आपका ऊपर जाएगा, तो आपका हो जाएगा एल माइनस वन, ठीक है। अब टी ए इस प्रकार से आपका हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पहले से ऊपर है, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एल माइनस वन टी ए। तो इस प्रकार से रेखीय आवेश वितरण इस प्रकार से होता है। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट करके बताइएगा, कोई भी वैसे परेशानी नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ मैं आपको यहाँ से अच्छी तरह से क्लियर करके बता ही रहा हूँ। दूसरा आपका इसमें होता है पृष्ठ आवेश वितरण, तो इसको भी समझ लीजिए। इसकी परिभाषा से, इसके नाम से भी ये क्लियर है कि जब आवेश किसी सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है तो आपका पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। यानी कि इस सतह पर आप लोग देख पा रहे होंगे आवेश वितरित है, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि आपका पृष्ठ आवेश वितरण कहलाएगा। और समतल आवेशित चादर जो होता है वो पृष्ठ आवेश वितरण का उदाहरण होता है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं एक आवेशित चादर है, समतल है, उस पर क्या है आवेश इस प्रकार से वितरित है समान रूप से, तो वो आपका पृष्ठ आवेश वितरण हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में, इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र आपका होगा आवेश बटे में आपका क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल पर ये चीज निर्भर करेगी, तो क्या हो जाएगा आपका क्यू अपान में ए हो जाएगा। मात्रा की जब हम लोग बात करेंगे तो आपका आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, मीटर जो क्षेत्रफल है इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र की बात करेंगे तो आवेश का मात्रक हो जाएगा 80 और मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा एल स्क्वायर। यहाँ पर भी आप जब एल स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे तो आपका नीचे प्लस में ऊपर माइनस में हो जाएगा, तो एल माइनस टू टी ए इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, एल की पावर माइनस टू टी ए इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो पृष्ठ आवेश वितरण भी आपको समझ में आ गया होगा, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पे जो बढ़ते हैं और आयतन आवेश वितरण के बारे में समझते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं आयतन आवेश वितरण के बारे में, जिसमें आप बताएंगे कि जब आवेश किसी वस्तु पर, वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित रहता है तब यह आपका आयतन आवेश वितरण कहलाता है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि एक प्रकार से कोई एक गोला है, उस पर आवेश वितरित है उसके समान रूप से आयतन में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं आयतन आवेश वितरण बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप बता सकते हो कुचालक गोले पर आवेश जो होता है वो आयतन आवेश वितरण का एक उदाहरण है। आयतन आवेश घनत्व की बात करेंगे तो जैसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला होता है आवेश बटे में आपका आयतन होता है, आवेश का क्यू हो जाएगा, आयतन का बी हो जाएगा। फिर मात्रा की बात करेंगे तो आपका मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, आयतन का हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया। विमीय सूत्र की बात करेंगे, आवेश का जो विमीय सूत्र होगा आपका हो जाएगा 80, आयतन आपका हो जाएगा एल एल क्यूब, तो इसको हम लोग जब ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, तो एल की पावर माइनस थ्री हो जाएगा, टी ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आयतन आवेश वितरण भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही में लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों को इतनी ही चीज़ें पढ़नी थी, तो इसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपका लेक्चर 4 होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग उस लेक्चर को भी जरूर देखिएगा। उससे मतलब बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने वाला है जो कि बोर्ड एग्जाम में आती हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।